हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है प्रेपवेल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं सुनील शर्मा और आज हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे बीएचयू बी लैक में आए हुए जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में अवेलेबल करवाऊंगा। ये सेशन हमारा पार्ट 1 है। इन दोनों पार्ट्स में एज अ कंबाइंड फॉर्म हम लोग 2010 से लेकर 2019 तक के इंपॉर्टेंट जो भी जनरल साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी के एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे। और देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप में से मेजॉरिटी ऑफ पर्सन आर्ट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं साइंस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग यहाँ पे अवॉइड ना करें, क्योंकि इनके जो एक्सप्लेनेशंस होंगे ये मैं आप लोगों को ध्यान में रखते हुए समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड पर्सन है वो भी इसको इजीली समझ सके। तो आई होप आप लोगों के सभी डाउट्स एंड क्वेरीज यहाँ पे सॉल्व होने वाले हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को उसका आंसर भी दूंगा। ठीक है, तो चलिए पार्ट 1 को यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु प्रोफाइंड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब सबसे फर्स्ट, जैसा कि नाम आ जाता है आप लोगों के सामने, रिलेटिविटी। ठीक है, तो किसको किससे रिलेट किया जा रहा है, पहली चीज तो आप लोगों को यही समझ लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक वर्क स्टार्ट किया था थ्योरी देने का। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे आंसर बताएंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे। अब अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया, इन्होंने रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी, तो दो चीजों को रिलेट करने का यहाँ पे काम किया। तो यहाँ पे आप लोग क्या समझेंगे कि इन्होंने दो चीजों के बारे में बात किया है, एक तो स्पेशल रिलेटिविटी और सेकंड इन्होंने यहाँ पे बात की है जो कि जनरल रिलेटिविटी है। ठीक है, अब ये जनरल रिलेटिविटी क्या होता है और स्पेशल रिलेटिविटी क्या होता है, तो आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि स्पेशल रिलेटिविटी ऐसी फिनोमिना है जो कि आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, कब, जब एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी हो। ठीक है, जब कभी भी क्या हो, एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी हो, वहां पे जो भी आप रूल अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, स्पेशल रिलेटिविटी हो जाएगा। और जनरल रिलेटिविटी वो होगा जहां पे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो जब आप दोनों चीजों को एक साथ रिलेट करते हो, जहां पे आपको ग्रेविटी भी रिक्वायर्ड है और एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी भी है, तो उन दोनों लॉज को एक साथ एक्सप्लेन करने का जो काम किया था वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। और इसी चीज को हम लोग यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया था, दो लॉज को एक साथ रिलेट करने का काम किया था, जहां पे जनरल रिलेटिविटी और स्पेशल रिलेटिविटी देखने को मिलती है। जनरल रिलेटिविटी का मतलब होता है एक ऐसा सेक्टर, ठीक है, जो एक्सप्लेन करता हो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को और इट्स रिलेटिव कंपोनेंट्स को, चाहे वो फोर्स से रिलेटेड हो चाहे वो नेचर से रिलेटेड हो। जबकि स्पेशल रिलेटिविटी जो होता है वो ऐसे फिनोमिना को एक्सप्रेस करता है जो कि एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी में वर्क करता है। ठीक है, तो इन दोनों को रिलेट करने का इन्होंने यहाँ पे काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, आपसे सिंपली पूछा गया है कि हु इन्वेंटेड डायनामाइट। डायनामाइट को किसने इन्वेंट किया था। ठीक है, तो आपको बेसिकली पता है कि डायनामाइट जो है ये बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजिव है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि इट इज अ काइंड ऑफ पावरफुल एक्सप्लोजिव। ठीक, अब पावरफुल एक्सप्लोजिव है तो इसे डिस्कवर किसने किया था, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि अल्फ्रेड नोबल ने किया था। ठीक है, अब अल्फ्रेड नोबल जो है इनका पूरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल। ठीक है, ये जो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल है, इन्होंने अपने वर्क के थ्रू यहाँ पे डायनामाइट को डिस्कवर किया था। बेसिकली ये जो है ये स्वीडन से हैं। ठीक है, स्वीडन के केमिस्ट भी हैं, इनको इंजीनियर भी माना जाता है और बहुत ही अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट थे। और आप लोगों को याद होगा कि जो हम लोग नोबेल प्राइज देते हैं, ठीक है, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट अवार्ड के रूप में आप डेजिग्नेट करते हो, ये नोबेल प्राइज भी अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के जो एसेट्स थे उनके अकॉर्डिंग जो फाउंडेशन बनाया गया, इनके विल के अकॉर्डिंग जो फाउंडेशन बनाया गया, उस फाउंडेशन के थ्रू ही दिया जाता है। ठीक है, तो आप अल्फ्रेड नोबेल को उस सेंस में भी याद रखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अप्रोक्सीमेट इंटेंसिटी आपको बतानी है साउंड की
दैट कैन कॉज डैमेज टू द ईयर ड्रम। अब सबसे पहली चीज तो भैया ईयर ड्रम क्या है, और सेकंड चीज ये कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये एक आपका ईयर का शेप है, ठीक है। ड्राइंग थोड़ी सी सही नहीं है, आप समझ सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ये आपका शेप है ईयर ड्रम का। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं कॉक्लिया, और यहाँ पे ये एक मेम्ब्रेन अवेलेबल होता है जिसे आप लोग ईयर ड्रम के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे तीन स्पेशल बोन्स आपके पास ईयर में अवेलेबल होता है जिसको हम लोग एम, आई और एस के नाम से जानते हैं, मैलियस, इंसिस और स्टेपीज। ये जो बोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, जब भी साउंड आपके ईयर ड्रम के थ्रू अंदर आता है, ठीक है, ये साउंड वेव्स है, जैसे ही ये अंदर आता है और ईयर ड्रम के साथ इंटैक्ट करता है तो ये क्या करते हैं, उसकी इंटेंसिटी को कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं सिग्नल्स में। और ये जो कॉक्लिया आपके ईयर में अवेलेबल है ये इसी को सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और आपके ब्रेन तक भेज देता है, जिसके कारण आप लोग ये समझ पाते हो कि मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड की। तो साउंड को हम मेजर कैसे करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि साउंड को मेजर करने के लिए हम लोगों ने एक यूनिट बनाई है जिसका नाम क्या है, डेसिबल्स। बेसिकली आप लोग लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर में मेजर करते हो, ठीक है, टाइम को आप लोग सेकंड में मेजर करते हो। उसी टाइप से साउंड को मेजर करने के लिए एक यूनिट है, एसआई यूनिट, जिसको हम लोग डेसिबल के नाम से जानते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में डीबी लिखा जाता है, ठीक है। आप जनरली देखते होंगे कि फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होता है, लेकिन यहाँ पे जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल भी अपोजिट है, बिल्कुल भी रिवर्स काइंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जितना भी हम लोग बोलते हैं उन सबका एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा है कि किस इंटेंसिटी से डैमेज हो सकता है। तो देखो जनरली अगर 2% बैठ के बात कर रहे हो तो वहां पे 30 डेसिबल तक की साउंड जनरेट होती है, ठीक है। नॉर्मल कन्वर्सेशन हम लोग कर रहे हो एक क्लास के अंदर बैठ के तो आप मान सकते हैं 60 to 70 डेसिबल तक का वॉइस जो है हम लोग जनरेट करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि कोई इंजन है, मोटर बाइक वगैरह है, तो वो लगभग 90 डेसिबल के आसपास नॉइज जनरेट करते हैं। तो अब ऐसे में किस इंटेंसिटी ऑफ साउंड को लंबे समय तक सुनने से क्या हो सकता है, ईयर ड्रम डैमेज हो सकता है। अगर ऐसा पूछे तो आंसर क्या होगा, 70 डेसिबल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टाइम का कोई भी इंपैक्ट लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में। अगर लॉन्ग टाइम इंपैक्ट की बात करें तो आप 70 डेसिबल को आंसर दोगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि लॉन्ग टाइम इंपैक्ट गिवन नहीं है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 120 डेसिबल का जो अमाउंट होता है साउंड का, वो इंस्टेंटली आपके जो ईयर ड्रम है उसको डैमेज कर देता है। तो अब यहाँ पे 120 डेसिबल तो गिवन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके अबव लिमिट वाले किसी भी आंसर को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 160 डेसिबल। क्वेश्चन पूछा गया है, अ स्लो रनिंग पेंडुलम क्लॉक कैन बी स्पीडेड अप बाय। अब पेंडुलम क्लॉक को आप लोग ऐसे समझते हैं कि ये एक पेंडुलम यहाँ पे लटका हुआ है, ठीक है। जब भी क्लॉक मूव करता है तो आपने देखा हो ये टू एंड फ्रो मोशन करता है, अप एंड डाउन इस टाइप से मूव करता है। तो आपको करना क्या है, इसकी स्पीड को इंक्रीज करना है, ठीक है। स्पीड को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो आप क्या करोगे, इसकी जो लेंथ है, इस लेंथ को अगर आप कम करके शॉर्ट कर देते हो तो इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो जब कभी भी आपको किसी पेंडुलम के स्पीड को इंक्रीज करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसका जो बॉब है, इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं। इसकी जो लेंथ है उसको आप लोग क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, रिड्यूस करना है आपको। तो रिड्यूस किसको करेंगे, अब दो चीजें यहाँ पे गिवन है, एक तो गिवन है लेंथ और एक गिवन है वेट। देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा कंफ्यूजिंग है, आप लोगों को मैंने क्या बताया, इसकी लेंथ को कम करना है। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ द बॉब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे जहां पे आपसे पूछा गया है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग एयर प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे एयर प्रेशर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या है, ठीक है। तो देखो आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन है, एक एक ऑप्शंस को हम लोग इजीली समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको गिवन है एनीमो
मीटर। देखो वर्ड को आप बाइफरकेट करो, ठीक है, एक तो है आपका रूट वर्ड और एक है एंडिंग वर्ड। एंडिंग वर्ड यहाँ पे बिल्कुल भी कॉमन है, ठीक है। तो मीटर दैट मीन्स समथिंग टू मेजर, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके स्टार्टिंग वर्ड को। यहाँ पे गिवन है एनीमो। एनीमो का मतलब होता है जहां पे विंड की स्पीड और डायरेक्शन को मेजर करना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या बताएंगे, विंड की हम लोग क्या मेजर करेंगे, स्पीड, एंड यहाँ पे विंड का डायरेक्शन मेजर करेंगे। सेकंड थिंग पे आता हूं, यहाँ पे गिवन है बैरोमीटर, ठीक है। तो बैरोमीटर क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक, ठीक है। आप लोग क्या बताएंगे, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसे मेजर करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको गिवन है थर्मोमीटर। तो थर्मो का मतलब होता है थर्मल, और थर्मल से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि आप लोग मेजर करेंगे किसको, टेम्परेचर को, ठीक है। उसके बाद आता है हाइग्रोमीटर, ठीक है। तो अब हाइग्रोमीटर जो है, हाइड्रो से मिलता हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि वाटर। तो वाटर क्या, वाटर वेपर इन एयर या फिर सॉइल, ठीक है, या फिर किसी भी अदर पार्ट के अंदर अगर आपको वाटर की प्रेजेंस को, वाटर वेपर की प्रेजेंस को मापना हो तो आप लोग हाइग्रोमीटर का यहाँ पे यूज करोगे। तो अब यहाँ पे चार ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको। पूछा क्या है, एयर के प्रेशर को मापना है, ठीक है। तो देखो प्रेशर वर्ड एक ही जगह आपके लिए आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे बैरोमीटर को एज ए करेक्ट आंसर चूज करोगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मिस्ट इज कॉज्ड बाय। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मिस्ट होता क्या है, ठीक है, ये कैसे कॉज करता है, उसके बाद ही आप लोग क्या कर पाओगे, इसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये एक वाटर सरफेस है, मान लो ये जो लाइन में खींच रहा हूं यहाँ पे, ये एक वाटर सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे पूरा वाटर फिल्ड अप है। अब ये जो वाटर सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वार्म एयर आ जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, वार्म एयर आ रहा है, ठीक है। तो व्हेनेवर वार्म एयर ओवर वाटर सडनली इनकाउंटर, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, कूलर सरफेस ऑफ लैंड को यहाँ पे इनकाउंटर करता है। तो ये जो एयर आ रहा है ये कैसा है, वार्मर एयर है। और आपको पता है चूंकि ये वाटर है तो वाटर क्या होता है, कूलर होता है यहाँ पे। तो वाटर क्या है, कूलर है। तो जब कभी भी ऐसा इंपैक्ट देखने को मिलता है तो क्या हो जाएगा कि आपके एटमॉस्फेयर में जो टाइनी ड्रॉपलेट है, ठीक है, वाटर के क्या हो जाएंगे, टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं। क्योंकि आपको पता है जब कभी भी वाटर गर्म होता है तो एवापोरेट करता है और उसके बहुत सारे टाइनी ड्रॉपलेट्स जनरेट होते हैं। तो ये जब टाइनी ड्रॉपलेट्स एयर के अंदर स्प्रेड हुए दिखाई देने लगेंगे इस टाइप से, तो उस चीज को आप कह सकते हो इट इज अ मिस्ट, ठीक है। तो इट इज अ काइंड ऑफ इनविजिबल गैस, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जब कभी भी कूलर वाटर पे वार्मर एयर आ जाए तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, मिस्ट कह देंगे। तो अब मिस्ट बनता कैसे है, देखो ऑप्शंस पे आते हैं। ड्राई आइस, तो ये आप लोगों को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आइस एट लो टेम्परेचर, ठीक है, वाटर वेपर एट लो टेम्परेचर, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था उनमें से कुछ भी देखने को एग्जैक्टली नहीं मिल रहा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने ब्रेन को थोड़ा सा यूज करेंगे, ओके। तो यहाँ पे ड्राई आइस तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। आइस एट अ लो टेम्परेचर, तो दैट मीन्स आप ठंडा कर रहे हो ना, यहाँ पे वार्मर एयर आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, वाटर वेपर्स आप लोगों को देखने को मिल रहा है। वाटर वेपर देखो यहाँ पे मैंने बात क्या की थी कि जब वाटर पे वार्म इंपैक्ट आएगा तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि इन्वायरमेंट कैसा है, कूलर है, तो ऐसे में जब वाटर वेपर जनरेट होते हैं तो ही तो मिस्ट बनता है। तो हम लोग आंसर क्या देंगे, वाटर वेपर एट लो टेम्परेचर, ओके। आई होप आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा हो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करो, मैं आंसर दूंगा, ओके। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है द हॉटेस्ट प्लैनेट इज। अब आप लोगों से एक बेसिक जनरल डिस्कशन। आप लोगों को पता है कि सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स हमारे पास क्या है, सन अवेलेबल है, ओके। अब सन के पास बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। एक सीरियल ऑर्डर में आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ओके। तो अब यहाँ पे आप लोगों को ये लगता होगा कि सन के सबसे पास कौन, मरकरी है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मरकरी होना चाहिए। और क्वेश्चन फ्रेम करने वालों ने भी ऑप्शन में सबसे पहले मरकरी ही रखा है, ठीक है। रीजन, उन्होंने ये सोचा है कि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होंगे वो डायरेक्ट यहाँ पे गलत करेंगे, ठीक है।
लेकिन इसका करेक्ट आंसर मरकरी नहीं है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, वीनस है। अब वीनस क्यों है, आप बताओगे कि भैया सन के सबसे पास में कौन है, मरकरी है, तो सबसे ज्यादा हीट इसे ही मिलता होगा, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट आप लोग यहाँ पे सही हो। लेकिन यहाँ पे वो डेंस एटमॉस्फेयर नहीं है जो उस हीट को एब्जॉर्ब करता हो। तो डेंस एटमॉस्फेयर कहाँ पे है, वीनस पे है। तो वीनस पे चूंकि एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन बन जाती है, डेंस एटमॉस्फेरिक कंडीशन बन जाती है, जिससे वो क्या करते हैं, हीट वेव को ट्रैप कर लेते हैं। और इसी कारण वीनस जो है ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब वीनस के टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे बिलीव नहीं करोगे, नियर अबाउट 471 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर होता है। अगर आप लोग जस्ट इसके बाद वाले प्लैनेट जो कि हमारा अर्थ है, इस अर्थ से कंपेयर करोगे तो अर्थ का जनरल टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं आपको 15 डिग्री सेल्सियस पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हॉट होता है ये प्लैनेट वीनस, ओके। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछा गया है अप्रोक्सीमेट डायामीटर बताना है आपको अर्थ का। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि भैया अर्थ के डायामीटर को हम लोगों ने कहाँ से और कैसे ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बेसिक थिंग आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि अर्थ का जो मिडल पार्ट है इक्वेटर, ये सबसे बड़ा पार्ट है, जबकि जो आपके पास ये अपर पोर्शंस हैं ये थोड़े से क्या है, श्रिंक किए हुए हैं। तो दैट मीन्स डायामीटर एग्जैक्टली अर्थ का कभी भी सेम नहीं होने वाला है, इस चीज को आप माइंड में रखोगे, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे इक्वेटर के पास, तो ये जो डायामीटर है ये 12,756 किलोमीटर का होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे इक्वेटोरियल रीजन का तो ये 12,713 किलोमीटर का होगा, ठीक है। अब चूंकि क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया गया है कि आपको पोलर डायमीटर बताना है या फिर इक्वेटोरियल डायमीटर बताना है, बट इन जनरल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वेटोरियल डायमीटर का यूज करेंगे। अब यहाँ पे भी देखो इक्वेटोरियल डायमीटर जो एग्जैक्ट था वो ऑप्शन में गिवन नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे बस एक अमाउंट गिवन है जो इससे मिलता जुलता है। तो आप 12,800 को यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर चूज कर लेना। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। क्वालिटी क्वांटिटी की यहाँ पे बात नहीं कर रहा, उसके परसेंटेज की बात कर रहा है। और क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस देखिए 2013, 14 एंड 15 में ये लगातार आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में ये जो प्रेजेंस है ये इनकी कितनी है, ठीक है। सिलिकॉन आपके सामने सबसे पहले गिवन है। तो सिलिकॉन आप लोगों को पता ही है कि कंप्यूटर के आईसी चिप्स वगैरह हम इससे डेवलप करते हैं। परसेंटेज वाइज 28.2% ये अर्थ पे अवेलेबल है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता ही है, बिना इसके आप लोग जी नहीं सकते। ऑक्सीजन का ही अदर फॉर्म ओजोन जो है O3 के फॉर्म में भी अवेलेबल है, जो आपको अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है। थर्ड आपके पास यहाँ पे कार्बन गिवन है जो 0.032% में अवेलेबल है, ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी है। जबकि कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम यहाँ पे 4.15% अवेलेबल होता है अर्थ पे। तो यहाँ पे अब आपको बताना है लार्जेस्ट अमाउंट, तो लार्जेस्ट अमाउंट यहाँ पे परसेंटेज में क्या है, ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो आप लोग यहाँ पे ऑक्सीजन को एज अ करेक्ट आंसर चूज करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे जो कंफ्यूज होते हैं बच्चे वो दो चीजों में होते हैं, एक तो होते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ पे, ठीक है, और एक होते हैं हमारे पास रेवोल्यूशन पे। तो सबसे पहले हम इसी चीज को समझते हैं कि रोटेशन और रेवोल्यूशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अदर एलिमेंट पे कि उनके क्या क्या इफेक्ट होते हैं और क्या क्या इफेक्ट नहीं होते। तो बेसिक आप लोगों को पता है कि ये जो हमारा अर्थ है ये अपने एक्सेस पे 23.5 नॉर्थ की तरफ टिल्टेड है, और इसके साथ साथ ये क्या करता है, जो सन है हमारे उसके चारों तरफ एक चक्कर लगाता है। तो जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है तो दैट इज रोटेशन ऑफ अर्थ, और जब इसी रोटेशन के साथ साथ वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो दैट इज रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा, रोटेशन से समझना स्टार्ट करते हैं।
जब कभी भी रोटेशन की बारी आएगी तो देखो सन के इस पार्ट पे डे होगा, अर्थ के इस पार्ट पे, क्योंकि ये सन के एग्जैक्ट सामने है, जबकि अगेंस्ट पार्ट पे क्या होगा, नाइट होगा। तो रोटेशन से क्या होता है, डे एंड नाइट होता है, ठीक है। जबकि रेवोल्यूशन से क्या होता है उसको अब हम समझेंगे। जब कभी भी सन अर्थ के ये कह सकते हैं, जब कभी भी अर्थ जो है सन के मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा तो वहां पे सन की एनर्जी कम पहुंचेगी। दैट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा, विंटर हो जाएगा। जब सन के बिल्कुल पास आ जाएगा यहाँ पे अर्थ, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे समर होगा। तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जब अर्थ अपनी पोजीशन को चेंज करता है रेवोल्यूशन के थ्रू, तो सीजन्स में चेंजेस होते हैं। तो चेंज इन सीजन ये तो करेक्ट थिंग है, लेकिन पूछा है नॉट द इफेक्ट, तो ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट पे आओ, लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट। अब लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट कैसे इफेक्ट करता है, देखो यहाँ पे लेंथ की बात कर रहा है, डे एंड नाइट के फिनोमिना की बात नहीं कर रहा। इस चीज को बहुत अच्छे से समझने की रिक्वायरमेंट है। कैसे, आपको पता है कि अर्थ जब 23.5 टिल्टेड है, ठीक है, 23.5 नॉर्थ टिल्टेड है, तो आपने पढ़ा होगा कि जब हम 14th ऑफ जनवरी के टाइम पे सेलिब्रेट करते हैं समर सॉलिसिट, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये वाला पोर्शन जो होता है ये आगे की तरफ बेंट होता है। जबकि विंटर सॉलिसिट में क्या होता है, ये वाला पोर्शन इस टाइप से बेंट कर जाता है। तो जब कभी भी ये बेंट करता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम कुछ नहीं आती। बेसिकली ये वाला पार्ट सन की तरफ आ जाता है, तो यहाँ पे अब 6 मंथ के लिए डे होगा और इस वाले पार्ट पे 6 मंथ के लिए क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। इसी का रिवर्स क्या होगा, यहाँ पे 6 मंथ के लिए नाइट हो जाएगा और यहाँ पे डे हो जाएगा। तो ये वाली जनरल चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट इफेक्ट करता है इससे, इसलिए आंसर नहीं होगा। और डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिट्यूड, क्योंकि आपको पता है ये जो लैटिट्यूड है ये अप एंड डाउन होते रहेंगे, तो ये भी इसका इफेक्ट होता है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड एंड ओशन करंट, ठीक है। विंड तो इम्पैक्ट करता है किस पे, प्रेशर के ऊपर, ठीक है। और ओशन करंट जो है वो डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर, ठीक है। और साथ ही साथ प्रेशर के ऊपर भी इम्पैक्ट करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट में पूछा गया कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल को जब आप लोग यहाँ पे बर्न आउट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या प्रोड्यूस करने वाला है, एज ए एग्जॉस्ट, ठीक है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल के व्हीकल्स को क्या प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल के व्हीकल जब कभी भी चलेंगे तो एज अ फ्यूल का यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन। अब आपको पता है हाइड्रोजन बीइंग अ गैस, ये किसी भी चीज को बर्न करने के लिए हमें क्या चाहिए, साथ में ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा और क्या बनाएगा, H2O, दैट इज वाटर वेपर, ठीक है। तो जब कभी भी हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल के व्हीकल चलेंगे, तो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल के व्हीकल एज अ एग्जॉस्ट क्या बनाएंगे, वाटर वेपर। तो आप यहाँ पे आंसर क्या दे सकते हो, H2O दे सकते हो, ठीक है। H2O इज वाटर। अब बाकी के सिंबल्स क्या है, मिलता जुलता सिंबल H2O2। तो H2O2 क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जो कि जर्मीसाइड है। हम लोग हाथ धोने के लिए इसका यूज करते हैं और बेसिकली आप कह सकते हो हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है। CH4 मीथेन है, जो कि एक कंबस्टेबल गैस है, हम लोग यूज करते हैं अपने घरों के अंदर। और आप लोग इसका यूज जो है व्हीकल्स में भी करते हुए देख चुके हो। NH3 अमोनिया है, तो बेसिकली आप इसको भी समझ पाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो इन सारी चीजों से आपका करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि किंग कोबरा जो है इट इज द ओनली स्नेक दैट मेक इट ओन नेस्ट। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आया होगा कि भैया किंग कोबरा कब से अपने जो नेस्ट है वो बनाना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे आइडिया दे देना चाहूंगा कि एव्स जो होते हैं बर्ड्स, वो नेस्टिंग का प्रोसेस करते हैं, लेकिन किंग कोबरा जो है वो भी यहाँ पे ये प्रोसेस करता है। बेसिकली किंग कोबरा कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो फीमेल कोबरा है वो ये काम करती है, ठीक है। तो बेसिकली ये अपने नेस्ट क्यों बनाती है, तो देखिए ऑप्शंस पे आएंगे। तो इट इज अ स्नेक ईटर एंड हेल्प टू अट्रैक्ट अदर, बिल्कुल गलत बात है ये।
इट इज अ विविपोरस। देखो विविपोरस का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्टली अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ देता है, लेकिन आपको पता होगा स्नेक तो एग्स ले करते हैं, तो ऐसे में विविपोरस गलत हो जाता है और एग्स ले करने वाले को ही हम ओविपोरस कहते हैं, ठीक है। तो इट इज एन ओविपोरस स्नेक एंड ले इट्स एग इन द नेस्ट एंड गार्ड द नेस्ट अंटिल दे आर हैश्ड। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था किसने किया था, तो देखो ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने का काम किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, लैंडस्टीनर। इन्होंने डिस्कवर किया था 1901 के अंदर। अब बेसिकली ये जो एलिमेंट है ये क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ी सी स्टोरी देखेंगे हम। इनको जो था वो मंकी फार्मिंग करते थे, इनके पास बहुत सारे मंकीज थे और एक बार इनके फेवरेट मंकी की ब्लड लॉस हो जाता है, तो इन्होंने क्या किया, दूसरे मंकी से ब्लड निकाला और उसमें इंजेक्ट कर दिया। देन आफ्टर इन्होंने क्या पाया कि उसकी डेथ हो गई, तो उन्होंने इसके ऊपर डिस्कवरी की और डिस्कवरी में इन्होंने क्या पाया कि बेसिकली जो आपका ब्लड होता है ये दो पार्ट से बने होते हैं, ठीक है। बेसिक आपको आइडिया होगा ही। ये दो पार्ट क्या क्या है, एक पार्ट यहाँ पे कहलाता है प्लाज्मा और सेकंड होता है कॉर्पसल्स। तो ये जो कॉर्पसल्स है ये तीन एलिमेंट से बना होता है, WBC, RBC और होता है एक प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करता है, ये ब्लड की क्लॉट करने में मदद करता है, यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं कि जब कभी भी आपकी किसी इंजरी के कारण ब्लीडिंग होती है तो उस ब्लीडिंग को रोकने में प्लेटलेट्स का इंपॉर्टेंट फॉर्म है। विटामिन के भी वहां पे वर्क करता है। WBC आपको पता ही है आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट करता है और RBC जो है यहाँ पे क्या होता है, हीमोग्लोब्यूलिन होता है, ठीक है। हीमोग्लोब्यूलिन होता है जो आपके बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसफर से रिलेटेड वर्क करता है और इसी RBC के अंदर कुछ एंटीजन देखने को मिले और इसी एंटीजन के नाम पे इन्होंने क्या कर दिया, ब्लड के क्या बना दिए, ग्रुप बना दिए, ठीक है। जिसके अंदर एक टाइप का एंटीजन था उनको इन्होंने बोल दिया ग्रुप नंबर A, जिसके अंदर एक टाइप का एंटीजन था उसको इन्होंने बोल दिया B, जिसके अंदर ये दोनों प्रेजेंट थे उसको नाम दे दिया AB और जिसके अंदर कुछ नहीं था वहां पे इन्होंने नाम दिया 0, दैट मीन्स नथिंग इज प्रेजेंट। तो उसी टाइप से ये जो ABO का ब्लड ग्रुप है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने डेवलप किया और इन्हीं ने बाद में क्या किया, यहाँ पे जो मकाका रीसस मंकी है उसके ऊपर जब रिसर्च किया तो पाया कि इन ब्लड ग्रुप्स के ऊपर भी कुछ ऐसे फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड ग्रुप को यूनिक बनाते हैं। तब इन्होंने ये पाया कि अगर किसी में ये फैक्टर है तो उसको बोलेंगे RH पॉजिटिव और नहीं है तो RH नेगेटिव। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे सुना होगा कि किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, A पॉजिटिव है, दैट मीन्स उसमें A एंटीजन तो अवेलेबल है और साथ ही साथ में RH फैक्टर भी अवेलेबल है, तब जाके वो बनता है A पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन इस पे और बन सकते हैं। एक तो बन सकता है यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, जो सबको ब्लड दे सकता है, तो आप बताएंगे O नेगेटिव। जबकि यूनिवर्सल रेसिपिएंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे कि AB पॉजिटिव, ये हर किसी का ब्लड ले सकता है और O नेगेटिव हर किसी को ब्लड दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट ग्लैंड आपकी बॉडी में कौन सी है, ठीक है। तो देखो आपके बॉडी में जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो क्या है, लीवर है, ठीक है। लीवर आपके बॉडी में किस साइड प्रेजेंट होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक ये स्ट्रक्चर है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, स्टमक, और स्टमक के ऊपर ये वाला जो पोर्शन होता है इसी को हम क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। तो आपकी बॉडी के राइट पार्ट में लीवर अवेलेबल होता है और ये बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कहलाता है, ठीक है। अब लीवर आपकी बॉडी में करता क्या है, ठीक है। तो लीवर के बारे में कुछ फंक्शंस हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। उससे भी पहले लीवर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपकी बॉडी का इटसेल्फ ये ऐसा पार्ट है जो हिपेटोसाइट्स के लिए जाना जाता है, HEPAT
TOCYTES। अब ये हेपेटोसाइट्स क्या होता है? दैट मीन्स लीवर का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट डैमेज हो जाता है तो बचा हुआ जो पार्ट है वो ऑटोमेटिक बाकी लीवर को डेवलप कर लेता है। जैसे आप लोगों ने देखा हो एक लिजर्ड जो कभी नीचे गिर जाती है और उसकी पूंछ अलग हो जाती है, टेल अलग हो जाती है, तो वो टेल कुछ टाइम पीरियड के बाद वापस डेवलप हो जाती है ना। उसी टाइप से लीवर का एक पर्टिकुलर पार्ट आप काट भी देंगे, अलग भी कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक उसको जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है और ये सबसे बड़ी कैपेसिटी है लीवर की। सेकेंड थिंग, ये आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म करता है प्रोटीन्स का, फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट का, तो इन चीजों को डाइजेस्ट करने का काम करता है। आपकी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को निकालने का ये काम करता है, ठीक है। आपके बॉडी में हार्मोन और एंजाइम के बैलेंस को बनाने में काम करता है। प्लाज्मा का जो सिंथेसाइजेशन है वो आपकी बॉडी में करता है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो हमने अभी पढ़ा था फैक्टर फाइब्रिन, वो यहाँ पे डेवलप्ड होते हैं। आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, तो लीवर आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, वंस द ब्लड क्लॉट एट अ वुंड हार्मफुल बैक्टीरिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग बाय, ठीक है। अब बेसिकली आपने देखा हो कि सपोज करते हैं ये आपका एक फिंगर ले लेते हैं और सबसे ज्यादा फेमस फेसबुक का लाइक, ठीक है। इसी थंब पे किसी कारण कट लग जाता है, ठीक है, और कट लगने से यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है। इस एरिया को जब आप जूम करके देखोगे तो सपोज करते हैं ये है आपकी बॉडी में ब्लड के अंदर, मैंने क्या बताया कि विटामिन के अवेलेबल होता है, ठीक है। ये के क्या करता है? जब ब्लड फ्लो करता है तो ये विटामिन के अपने आप को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन के अंदर, ठीक है। थ्रोम्बिन एक टाइप का केमिकल है, प्रोटीन है आपकी बॉडी में अवेलेबल, और ये थ्रोम्बिन जो होता है ये बाद में अपने आप को बदल देता है फाइब्रिन के अंदर, ठीक है। अब ये फाइब्रिन क्या होता है? जैसे ही ब्लड बाहर निकल रहा है यहां से, ये फाइब्रिन आ जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में और बनाता क्या है? फाइब्रिनोजन बनाता है। और ये फाइब्रिनोजन क्या होता है? अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो आपके वुंड पे इस टाइप का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और आपको ये भी पता है कि आपके ब्लड के अंदर क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जिनमें से एक पार्टिकल क्या है? प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स हैं, और ये प्लेटलेट्स जब इसमें आते हैं तो वो यहाँ पे फंस जाते हैं और आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग है वो हो जाती है, यानी कि ब्लड का लॉस अब बंद हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्कैब फॉर्मेशन बोलते हैं। और इसी से क्या होगा कि आपकी बॉडी को ये क्लोज करेगा, नहीं तो इसी ब्लड के साथ कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस मिक्स हो सकता है और आपको वहां पे बीमार कर सकता है, ठीक है। तो स्कैब फॉर्मेशन आपको हार्मफुल बैक्टीरिया से प्रिवेंट करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन्स कैरी ब्लड। वेन्स जो है वो ब्लड कैरी करते हैं। क्वेश्चन देख रहे हो आप, दो बार पूछा गया है। तो आपकी बॉडी में एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है जिसको आप लोगों को समझ लेना चाहिए। एक तो आपकी बॉडी में है आर्टरी, एक है आपकी बॉडी में वेन्स, ठीक है। तो देखते हैं आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज का जनरली कलर क्या होता है? रेड कलर होता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। कहां से कहां करता है? तो आप बताएंगे कि फ्रॉम योर हार्ट टू बॉडी, ठीक है। हार्ट से आपके बॉडी में लेकर आता है। जस्ट लाइक एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूं। सपोज करते हैं ये आपका एक हार्ट है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। आप जिस टाइप का डायग्राम बनाते हैं वो डायग्राम करेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सुपीरियर वेना कैवा वगैरह मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं जस्ट ये मान रहा हूँ कि आप लोग सारे आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आपके बॉडी में ब्लड आता है तो ये यहाँ से पंप करता है, ठीक है। और पंप करने के बाद आर्टरीज क्या करती है? आपके बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। जबकि जो वेन्स होता है, जब बॉडी ने इसका यूटिलाइजेशन कर लिया, तब ये वेन्स आपकी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाते हैं। तो बेसिकली जो वेन्स हैं वो कैसी होती है? तो आप बताएंगे कि इसका कलर क्या होता है? ब्लू होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन पुअर ब्लड को लेकर जाते हैं। कहां लेके जाते हैं? ये आपकी बॉडी से कहां लेके जा रहा है? आपके हार्ट में लेके जा रहा है। तो आप यहां पे बताओगे कि बॉडी से लेकर कहां पे जाता है? हार्ट में लेकर जाता है।
इसी के एक्सेप्शंस होते हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स। उतना डीप में मैं आपको यहाँ पे नहीं ले जाना चाहूंगा, जस्ट सिंपली हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो वेन्स क्या करता है, ब्लड को लेकर जाता है। कहाँ लेकर जाता है, आपने अभी अभी पढ़ा कि बॉडी से लेकर हार्ट में लेकर जाता है। तो देखो अवे फ्रॉम द हार्ट बिल्कुल गलत है, हार्ट में लेकर आ रहा है। टुवर्ड द हार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट भोपाल गैस डिजास्टर, ये तो मतलब एग्जाम्स में इतनी बार पूछा जाता है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे वेरियस टाइम्स पे आप लोगों ने इसको देखा होगा, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो बेसिकली भोपाल गैस डिजास्टर जो है वो किससे रिलेटेड है, वहां पे कौन सी गैस थी, उसके बारे में बात करेंगे। ये वर्ल्ड का सबसे बड़े डिजास्टर्स में सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर में काउंट किया जाता है, इसलिए भी हम लोग इसको जानते हैं। तो इसके बारे में एक एक डिटेल्स आपको नोट करनी चाहिए। बेसिकली ये कहा जाता है 2 से 3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था, एक फैक्ट्री है, ये एक प्लांट है, केमिकल फैक्ट्री है, जिसका नाम क्या है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ठीक है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ये पेस्टिसाइड बनाता है। अब पेस्टिसाइड का मतलब आपको पता है कि जब क्रॉप के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट लग जाते हैं क्रॉप को खत्म करने में, तो उनको मारने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, दैट मीन्स पेस्टिसाइड। तो उस पेस्टिसाइड को, जो कि ऑलरेडी एक टॉक्सिक केमिकल है, उसको बनाने का ये काम करता था। इसका जो प्लांट है ये कहाँ पे था, तो आप बताएंगे भोपाल के अंदर। और भोपाल कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो वहां पे ये प्लांट वर्क करता है। अब बेसिकली जब 2 और 3 दिसंबर नाइट को यहाँ पे इंसिडेंट होता है, तो बहुत सारा गैस जो कि टॉक्सिकेटिंग गैस है वो यहाँ पे लीक हो जाता है, और वो गैस का नाम क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, कई एग्जाम्स में पूछा है मिथाइल आइसोसाइनेट, दैट मीन्स MIC। तो वो गैस यहाँ पे लीक हो जाता है, और एटलीस्ट 3700 मारे गए हैं यहाँ पे लोग, और नियर अबाउट 5,58,000 पर्सन जो है इस गैस से एडवर्सली अफेक्टेड हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत बड़ा डिजास्टर था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछते हैं आप लोग। विजैक गैस लीक हुआ था, उसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसको भी आप लोग यहाँ पे पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, आपसे पूछा गया है कि ब्लैक होल क्या है। ठीक है, ब्लैक होल क्या है, तो ब्लैक होल के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बेसिकली ब्लैक होल क्या है, ये एक सबसे बड़ा रहस्य के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता होगा। जब आप स्पेस में जाएंगे, ठीक है, तो स्पेस के अंदर एक ऐसा एरिया होता है जहां पे जो ग्रेविटी है वो हर चीज को, इसके आसपास में जितनी भी चीज हो उन सबको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, चाहे वो इवन लाइट भी क्यों ना हो। ठीक है, लाइट इटसेल्फ को भी ये अट्रैक्ट कर लेता है, और यहां से कुछ भी बाहर नहीं निकलता। ठीक है, दैट मीन्स ये ईच एंड एवरी पार्टिकल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है। तो इसी प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब लाइट को भी ये अपने आप एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, ब्लैक होल रखा गया। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टार विथ इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल। आपको करेक्ट लग रहा है यहाँ पे बिल्कुल। स्टार विथ नो एटमॉस्फेयर गलत, स्टार विथ वेरी लो सरफेस टेम्परेचर गलत, पल्सेटिंग स्टार गलत, ग्रेविटेशनल पुल के साथ आप यहाँ पे याद रखेंगे कॉन्ट्रैक्टेड स्टार। नेक्स्ट पे आते हैं, हेलीज कॉमेट क्या है। तो स्पेस में आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे कॉमेट्स एंड मेटेओर्स आपको देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये कॉमेट्स क्या होते हैं कि जब अर्थ वगैरह फॉर्म हुए थे तो बहुत सारे रॉक्स रह गए थे, और वो भी जो सन है उसकी ग्रेविटी के कारण सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, दैट आर कॉमेट्स। तो इनमें से एक आइडेंटिफाइड कॉमेट है जिसका नाम क्या है, हेली कॉमेट है। ठीक है, ये बेसिकली अर्थ पे विजिबल होता है ईच एंड एवरी 75 ईयर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि ऑप्शन में 75 के अराउंड 76 है, तो 76 को आप टिक कीजिएगा। नियर अबाउट 75 ईयर्स के गैप पे दिखता है, तो 76th ईयर दिखाई देता है, वो भी आप करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली अब आप लोगों को ये देखने को कब मिलेगा, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ कह सकते हैं कि 1986 में दिखा था, तो अब इसका जो टर्न है 2061 में आएगा। तो ध्यान रखिएगा 2061 में इसे देखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि टोटल सरफेस एरिया अर्थ का कितना है। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस एरिया के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली इसके बारे में प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने डायमीटर वगैरह की बात की थी। तो अर्थ का जो सरफेस एरिया है 510.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे मिलता जुलता आंसर 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर मान लिया जाएगा। टाइड्स इज द सीजन टाइड्स इन द सी हैव स्टोर्ड इन देम। टाइड्स के अंदर कौन सी एनर्जी होती है वो पूछा गया है। ओके, तो बेसिकली अब टाइड्स होता क्या है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि सी के अंदर जो वाटर है ये राइज करता है, देन आफ्टर फेल आउट होता है, देन ये राइज करता है, देन फेल आउट होता है। ओके, तो जब कभी भी ऐसा होता है तो उसके अंदर हाइड्रोलिक एनर्जी अवेलेबल होती है। बेसिकली हाइड्रोलिक एनर्जी क्या है, वाटर के अंदर प्रेजेंट एनर्जी है। ठीक है, किसी भी रिजर्वियर लेक वगैरह के अंदर जो कि हायर एल्टीट्यूड होता है उसमें रिजर्व एनर्जी मानी जाती है। ठीक है, रीजन क्या है, इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीपीई भी कहते हैं। जैसे सपोज करो ये एक डैम आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया, यहाँ पे वाटर है, तो ये जब नीचे आएगा तो इसके अंदर वही टाइडल एनर्जी अवेलेबल होगी, हाइड्रोलिक एनर्जी अवेलेबल होगी। तो रीजन क्या है, ये ग्रेविटी के कारण नीचे आ रहा है ना, तो करेक्टली यहाँ पे हाइड्रोलिक एनर्जी भी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी भी है, और थर्ड थिंग आती है काइनेटिक एनर्जी, जो कि आप लोगों को पता है कि एनर्जी को आप लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक से दूसरे पार्ट में, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी अवेलेबल होती है। तो आप बताएंगे ऑल कॉम्बिनेशंस यहाँ पे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट बीट इज इन फीवर बिकम्स। जब आप लोगों को बुखार होता है तो हार्ट बीट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहली चीज, बुखार वाली कंडीशन क्या है, फीवर में आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले नॉर्मल टेम्परेचर की हम लोग बात कर लें, चूंकि कोविड है तो टेम्परेचर बहुत एसेंशियल हो गया है, ध्यान रखना। 36.5 से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस अगर आपका टेम्परेचर है, या फिर अगर आप फ़ारेनहाइट में मेजर कर रहे हैं तो 97.7 से लेकर 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये तो आपका नॉर्मल टेम्परेचर है। जब कभी भी टेम्परेचर इससे ऊपर जाने लगे तो दैट कंडीशन इज नोन टू फीवर। अब फीवर में क्या होता है उसके बारे में समझो। आपके बॉडी में जो सेल्स अवेलेबल हैं ये सेल मरने स्टार्ट हो जाते हैं, दे आर बिगिनिंग टू डाई। तो ऐसी कंडीशन में आपके बॉडी को क्या चाहिए, बॉडी का टेम्परेचर जल्दी से जल्दी कम करो। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर कम कैसे होगा, जब आपके बॉडी के अंदर सर्कुलेशन बढ़ेगा तभी तो क्या होगा, वहां पे टेम्परेचर कम होगा। तो फीवर से क्या होगा, आपके हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी, और इससे क्या होगा, ज्यादा क्वांटिटी में आप ऑक्सीजन लोगे, ज्यादा क्वांटिटी में आप उसको सर्कुलेट करोगे और धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा। तो जब कभी भी पूछा जाए कि हार्ट बीट का क्या इंपैक्ट होता है फीवर में, तो आप बताएंगे हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे फास्टन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाफिंग गैस क्या है, देखो नाम में ही पता है लाफिंग, दैट मीन्स इसका यूज किसी को हंसाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, बेसिकली ये कलर एंड ओडरलेस गैस है, और ये क्या है, N2O है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड गिवन है ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड ये एक गैस होता है, जब कभी भी कोई ह्यूमन इसको इनहेल करे तो आपकी बॉडी में एक टाइप का क्या करता है, ये काम इफेक्ट देता है, या फिर आप कह सकते हैं यूफोरिक फीलिंग्स जनरेट करता है, जिससे आप लोगों को जो पेन वगैरह है वो नहीं होता और बॉडी रिलैक्स मेथड में होती है। तो कई बार जब हार्मफुल इंजरीज हो जाती है तो उनमें पेन को कंट्रोल करने के लिए लाफिंग गैस का भी यूज हॉस्पिटल्स में किए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि डायनासोर क्या थे। तो देखो डायनासोर जो थे एक डाइवर्स ग्रुप के रेप्टाइल्स थे। ठीक है, डाइवर्स ग्रुप के क्या थे, रेप्टाइल्स थे। तो आप यहाँ पे करेक्टली रेप्टाइल्स को आंसर दोगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे कहा जाए कि ये कब देखने को मिले थे, तो डायनासोर सबसे पहले आप लोगों को ट्राइएसिक पीरियड के अंदर देखने को मिले थे। अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी ली हो तो इन पीरियड्स के बारे में इजीली स्टडी की होगी। ये ट्राइएसिक पीरियड 243 से 233 जो मिलियन ईयर्स अगो है। ठीक है, मिलियन ईयर्स अगो वाला जो टाइम है वो कहलाता है ट्राइएसिक पीरियड, और उस टाइम पे एवोल्यूशन हुआ था डायनासोर का, और बेसिकली
ये एक टाइप के रेप्टाइल्स थे, लेकिन ये बाद में मैमल्स में भी कन्वर्ट हुए थे, ये बाद में एव्स में भी कन्वर्ट हुए थे, लेकिन प्रायरली इनको रेप्टाइल्स माना जाता है। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे कि इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट है, जब कभी भी यूनिट पूछे तो आप सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट की बात करेंगे या SI यूनिट की बात करेंगे। ये क्वेश्चन भी दो बार पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे SI यूनिट के रूप में हम इलेक्ट्रिक करंट का क्या मानते हैं, तो देखो एम्पियर को यहाँ पे SI यूनिट माना जाता है। बेसिकली क्या होता है, ये आपका वायर, ठीक है, यहां से जब 1 कूलाम्ब, ठीक है, यहां से 1 कूलाम्ब जो फ्लो है, वो जब फ्लो करता है पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड, तो उसी को हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। या फिर ये कह सकते हो कि आपके वायर में से पर सेकेंड 6.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन जब पास करते हैं तो दैट इज 1 एम्पियर कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कितना होगा यहाँ पे, ओके। सो स्टूडेंट, ये था हमारा पार्ट 1 का सेशन। आई होप आप लोगों को इजीली सभी चीजें समझ में आ गई होगी। तो मिलेंगे आपसे पार्ट 2 के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।